आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले कि हमने प्रियम्बल लिया कहाँ से है, तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल को अडॉप्ट किया है। फिर सेकंड टर्म कि जो प्रियम्बल है इसका मतलब है क्या। तो प्रियम्बल का मतलब होता है कि इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में स्टार्टिंग में प्रीफेस होता है ना, इसी तरह प्रियम्बल एक प्रीफेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एक बहुत ही एमिनेंट जूरिस्ट थे जिनका नाम था N.A. पालखीवाला। तो उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। उसके बाद फिर ये प्रियम्बल आया कहाँ से था, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन थे जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था, बाद में उसी को मॉडिफाई किया था और 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। और इसी को फिर फर्दर जो मॉडिफाई किया गया और अडॉप्ट किया गया इसी को कहा गया प्रियम्बल। फिर उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ जाता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पॉलिटी में पढ़ा जाएगा। 1976 में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि इसने प्रियम्बल को मॉडिफाई किया था और इसमें 3 टर्म्स को ऐड किया गया था जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब जो टेक्स्ट है प्रियम्बल का वो तो हम सबको पता है, तो हम उस टेक्स्ट को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंग्रेडिएंट्स प्रियम्बल के, कि प्रियम्बल बना किस चीज़ से एग्जैक्टली। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है प्रियम्बल की, कि अथॉरिटी दी किसे हुई है प्रियम्बल ने, उसका नेचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। ये 4 चीज़ बताई गई हैं प्रियम्बल में, मेंशन्ड है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी पहले वर्ड से पता चलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर, उसमें 5 टर्म्स दिए हुए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन दी हुई है 26 नवंबर 1949। अब हम हर एक वर्ड को समझेंगे। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये तो सिर्फ वर्ड्स हैं, ये तो हम सिर्फ लर्न कर सकते हैं, बट इनका एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। तो हम सबसे पहले वर्ड पे आएंगे, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया ना ही किसी पे डिपेंडेंट है, ना ही डोमिनियन है किसी नेशन का, पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो भी अपने अफेयर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स खुद देखती है। किसी भी फॉरेन टेरिटरी को ले सकती है, एक्वायर कर सकती है, और किसी को अपनी पार्ट टेरिटरी का दे भी सकती है। ये सारी चीज़ें एक सॉवरेन कंट्री करती है, मतलब कि अपने सारे जो इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्हें खुद कंडक्ट करना। 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप ली थी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था कि ये तो सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर रही है, हम तो कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट बन गए, हम तो उसके डोमिनियन कहलाएंगे ऐसे। तो उस टाइम पे पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात कही गई थी कि ये जो हमारा कॉमनवेल्थ के साथ, नेशंस के साथ, ये एक एग्रीमेंट है जो कि फ्री विल से किया गया है और टर्मिनेट भी किया जा सकता है फ्री विल से ही। इससे इंडिपेंडेंस नहीं जाएगी, हमने सिर्फ एक अलायंस किया है। अलायंस का मतलब कॉमनली सिर्फ एक कमिटमेंट होती है। तो फिर उन्होंने ये कन्फ्यूजन दूर की थी कि हमारी कंट्री सॉवरेन ही रहेगी।
इसी तरह 1945 में इंडिया यूएनओ का मेंबर बना था, तो यूएनओ की मेंबरशिप से भी इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो बेसिकली सोवरेनिटी मीन्स ना ही किसी पे डिपेंडेंट होना, ना ही किसी का डोमिनियन होना, बट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट वर्क करना, जो अपने अफेयर्स को, अपने इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद कंडक्ट करती है. फिर हमारे पास सेकेंड टर्म आता है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट टर्म हमने अभी ऊपर देखा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था. बट बिफोर ये टर्म ऐड हुआ था, डीपीएसपी में ये बहुत पहले से मेंशन था. इवन यहाँ तक कि जो कांग्रेस का हमारा अवाधी सेशन हुआ था, अवाधी सेशन हुआ था 1955 में, उसमें भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें सोशलिज्म के बारे में बात की गई थी. यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे पास हमारे खुद का ब्रांड है सोशलिज्म का. हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत अच्छी लाइंस दी जा सकती हैं जो बुक में दी हुई हैं लक्ष्मीकांत में. बट एज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है कि ये डीपीएसपी में पहले से ही सोशलिस्ट वाले फीचर्स मेंशंस थे, और कांग्रेस की आबादी सेशन में 1955 में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए थे उसके अकॉर्डिंग कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी. फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है सेक्युलर. सेक्युलर भी हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, बट सेम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मेंशन की थी कि सेक्युलर स्टेट चाहे बेशक से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया है, बट जो हमारे आर्टिकल 25 से 28 है फंडामेंटल राइट्स, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, वो पहले से ही सेक्युलरिज्म को बता रहे हैं. वो प्रियम्बल में बस उसको अडॉप्ट किया गया था. फिर हमारे पास अगला टर्म आता है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स रूल. डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल. सो डेमोक्रेटिक मीन्स द पीपल, हाउ पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देन रूल इज हैपेंड. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी. इट डिफाइंस कि पीपल्स विल से लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, और फिर उसके बाद वो रूल करते हैं. उसके बाद डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है. एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को यहीं पे ही बता देती हूँ मैं अभी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है. एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसको ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है. और ये दो टाइप की होती हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि हमारी कंट्री में है, जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इलेक्शंस लड़े जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट एज अ हेड होता है, वो दूसरी कंट्रीज़ में होता है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में चार टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका मतलब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऐसे मैच द फॉलोइंग में. सबसे पहला टर्म है रेफरेंडम, दूसरा टर्म है इनिशिएटिव, तीसरा टर्म है रिकॉल, और चौथा टर्म है प्लेबिसाइट. रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे एक कोई भी लेजिस्लेशन को प्रपोज़ किया गया है, लाइक कोई लॉ बनाना है, उस लेजिस्लेशन को प्रपोज़ किया गया है, और लोग जो हैं उसको डायरेक्ट वोट देंगे उस चीज़ के लिए कि कितने लोग इस चीज़ से सहमत है, कितने लोग नहीं हैं. इनिशिएटिव का मतलब है ये जो लेजिस्लेशन प्रपोज़ की गई है इसको डायरेक्ट पीपल भी कोई भी बिल प्रपोज़ कर सकते हैं. रिकॉल का मतलब है अगर लोग इस पर्टिकुलर इंसान से, जो भी, जिनको भी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अगर उनसे खुश नहीं है तो ऑफिशियली जो उनका टर्म है उससे पहले ही उसको रिमूव किया जा सकता है. प्लेबिसाइट का मतलब है कि कोई भी पब्लिक इम्पोर्टेंस का कंसेप्ट है, कोई भी ऐसा सा टॉपिक है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है. मेनली तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए होता है, तो इसमें पब्लिक का जो ओपिनियन है वो लिया जाएगा. उसके बाद एक बहुत फेमस सी लाइन है जो B.R. अम्बेडकर जी ने कही है कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी,
ये सारे के सारे तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. तो वी कैन जस्ट मेक अ ट्राइंगल एंड वी कैन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. क्लासिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ माइंड मैप. फिर हमारे पास फिफ्थ टर्म आता है रिपब्लिक. रिपब्लिक टर्म जो है, सबसे पहले जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, जो ये हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, तो इसी तरह एक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है ना, वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है. एक होता है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक. मोनार्की का मतलब है कि जो हेरिडिटरी पोजीशन होती है और ये सक्सेशन से आती है, जैसे ब्रिटेन में चला आ रहा है. रिपब्लिक का मतलब होता है कि इसमें जो हेड होता है स्टेट का, वो इलेक्टेड होता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जैसे इंडिया में जो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट है, जो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. और इसका 2 मतलब 2 मीनिंग और होते हैं, 2 चीज़ें और एसोसिएटेड है इसके साथ, रिपब्लिक के साथ. सबसे पहला तो जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों में है, ना कि किसी किंग क्वीन में. लोगों की जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे एमएलएज होते हैं, एमपीज़ होते हैं. अब ये जो एमएलएज एमपीज़ हैं, इनको पीपल ने वोट किया है. तो ये जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, ये बेसिकली तो पीपल में ही लाई कर रही है. दूसरा ये है कि कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है. जितने भी पब्लिक ऑफिसेज है सभी ओपन है, कोई भी सिटीज़न जा सकता है उनमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. फिर ये तो आ गया हमारा नेचर. अब जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में टर्म पढ़े थे हम वो पढ़ेंगे. जैसे पहला टर्म आ गया हमारे पास जस्टिस. जस्टिस 3 तरह के बताए गए हैं प्रियम्बल में: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. ये तीनों टर्म्स पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से बताए गए. सोशल जस्टिस मतलब कि सोशल डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, इन चीज़ों पे. उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि कोई भी ऐसे वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी के बेसिस पे किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए. उसके बाद अगर इन दोनों को हम मिला दें तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं. और फिर जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो है कि सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए. जो जस्टिस का आइडिया है ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया हुआ है. यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि जस्टिस का आइडिया हमने कहाँ से लिया, तो वी कैन डायरेक्टली से यूएसएसआर और वी कैन जस्ट से रशिया. फिर सेकेंड टर्म आ जाता है लिबर्टी. लिबर्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म. लिबर्टी का मतलब है कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं जा रहा है इंसान को, और उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है कि वो और अच्छे से ग्रो करे, डेवलप करे. प्रियम्बल में हमारे पास लिबर्टी है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की. बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी दी गई है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी लिबर्टी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो लिबर्टी किसी सेकंड पर्सन को की लिबर्टी को हार्म ना करे. लाइक हमारे पास जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है फंडामेंटल राइट्स में, वो हमारे पास है. बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो, आप हेट स्पीच दो तो उसके अगेंस्ट लॉज हैं. तो ऐसे ही लिबर्टी है हमारे पास, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है. दूसरे की लिबर्टी को छीन नहीं सकते आप. और ये जो लिबर्टी टर्म है ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, बेसिकली फ्रांस से लिया गया है. उसके बाद जस्टिस हो गया है, लिबर्टी हो गया, फिर आती है इक्वालिटी. अब इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी भी जैसे जस्टिस हमारे पास सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस था, इसी तरह इक्वालिटी भी हमारे पास सिविक इक्वालिटी है, हमारे पास पॉलिटिकल इक्वालिटी है और हमारे पास इकोनॉमिक इक्वालिटी. सिविक इक्वालिटी मतलब जो सिटीजन्स के लिए इक्वल चीज़ें हैं, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, 15 की अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, 16 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, 17 इज़ अनटचेबिलिटी, और 18 में टाइटल्स को अबॉलिशन करना. पॉलिटिकल है जैसे आर्टिकल 325 की कोई भी इनएलिजिबल नहीं हो सकता जस्ट ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा. इकोनॉमिक इक्वालिटी है आर्टिकल 39 में कि DPSPs में इक्वल राइट टू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी चीज़ें. फिर आता है फ्रैटर्निटी. फ्रैटर्निटी इंपॉर्टेंट टर्म है. फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड.
जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल 51A में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब देख रहे हो कैसे क्रोनोलॉजी आ रही है, कैसे हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसकी एक समरी बताई गई है बस प्रियम्बल में। उसके बाद फिर इसमें 2 टर्म्स और आते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, विमेन की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन टर्म भी दिया हुआ है प्रियम्बल में। तो यूनिटी हमने कैसे देखा है कि आर्टिकल 1 बताता है कि हम जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हम डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो बातें बताई गई है वो यूनिटी को दिखाती हैं। और इंटीग्रिटी तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। इसमें एज सच कुछ नहीं है, बट आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से रिलेटेड है, कहाँ ये दी गई है। फिर एक सिंपल सा टॉपिक आता है जो आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल की। ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल वाला टॉपिक है, इसमें जस्ट सिर्फ ये है कि कुछ लोगों का नाम दिया है और उनकी स्टेटमेंट्स दी है। जैसे कि पंडित ठाकुर दास भरगवा ने कहा है कि जो प्रियम्बल है वो एक ज्वेल सेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसी तरह अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि जो प्रियम्बल है वो की नोट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक रियली इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले 1960 में एक केस हुआ, वेरी फेमस केस जो बार बार सुना जाएगा, बेरूबारी यूनियन केस। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल जो माइंड है मेकर्स का कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको बताता है। बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जनरल पर्पस बताता है, पर इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फर्दर इसे चैलेंज किया गया। फिर क्या हुआ, 1973 में केशवानंदा भारती केस, द मोस्ट फेमस केस, इसने कहा कि इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1995 में LIC केस आया, उसने इसी चीज़ को दोबारा से रीआइट्रेट किया और कहा कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया, तो प्रियम्बल को जब अडॉप्ट किया गया था, जब इनैक्ट किया गया था, जब ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ऑलरेडी इनैक्ट कर दिया गया था। फिर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रियम्बल के बारे में। सबसे पहला कि ना ही ये एक सोर्स ऑफ पावर है, मतलब प्रियम्बल से सोर्स ऑफ पावर नहीं मिल रही है लेजिस्लेचर को कुछ भी करने के लिए, पर ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोहिबिशन भी नहीं है कि लेजिस्लेचर कुछ कर नहीं सकता है प्रियम्बल की वजह से। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म, PYQs में भी पूछी गई है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यू शुड रिमेंबर कि नाइदर इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नोर अ प्रोहिबिशन अपन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रियम्बल। मतलब इट इज़ यूज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। इसके प्रोविजंस कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल नहीं है। फिर उसके बाद द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेंडेबिलिटी। क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368? अब जब 1960 में बेरूबारी यूनियन केस ने कह दिया था, यहाँ पे 1960 बेरूबारी यूनियन केस था, इसने कह दिया था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहा गया कि आर्टिकल 368 से तो नहीं अमेंड कर सकते हैं। बट जब 1973 में केशवानंदा भारती केस ने कह दिया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तब ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या प्रियम्बल को हम आर्टिकल 368 से अमेंड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। बट क्या हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नो। नो क्यों? क्योंकि केशवानंदा भारती केस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो बेसिक फीचर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, बाकी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब ये जो बेसिक फीचर्स हैं, ये विद जुडिशरी, विद अलग अलग केसेस,
विद टाइम टू टाइम आए हैं, बट ऐसी कोई फिक्स लिस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये बेसिक फीचर्स हैं, इन्हें बदल नहीं सकते और बाकियों को बदल सकते हैं। तो बेसिकली फिर 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसको वैलिड माना गया था। सो दिस इज इट। थैंक यू।